उस दिन रात के 11 बज रहे थे। मेरा शौहर कहीं बाहर गया हुआ था। मुझे कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से मेरे दिमाग में मेरे ससुर और सास के अजीब कारनामे घूम रहे थे। मैंने सोचा चलो ससुर जी के कमरे की तरफ चल के देखती हूँ, आज भी वो वही सब कर रहे हैं या फिर सो गए हैं। मैं दबे पांव ससुर जी के कमरे की तरफ आ गई। तब मैंने जो सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे ससुर जी के कमरे से मेरी सास की मदहोश करने वाली सिसकियां मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास मेरे ससुर से कह रही थी, अब बस भी करो, मैं ये सब अब और ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। तुम बुढ़े हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम ये सब करते हुए थकते नहीं हो। तब मेरा ससुर मुस्कुरा जाता है और कहता है, मैं अभी कहाँ बुढ़ा हुआ हूँ, अभी तो जवान हूँ और सारी रात मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। तुम ही बड़ी जल्दी थक जाती हो। तभी मेरी सास अजीब अजीब सी सिसकियां लेते हुए कहती है, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी ये सब करने की उम्र नहीं रही है। तुम मुझे सारी रात इतना परेशान करते हो, जिससे सारा दिन मेरा बदन टूटा रहता है। अब बस भी करो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे छोड़ दो। तभी मेरा ससुर कहता है, थोड़ी देर और कर लो, फिर बाद में दूसरी पोजीशन में ये सब करते हैं। मेरे सास ससुर की ये सब बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन मैं बदनसीब थी, क्योंकि मेरा शौहर शारीरिक रूप से कमजोर था। कभी भी वो मुझे वो सुख नहीं दे पाया जो सुख मेरे ससुर बुढ़ापे में मेरी सास को दिया करते थे। जिस तरह बुढ़ापे में मेरे ससुर सास की चीखें निकालते थे, लेकिन जब मेरे शौहर मुझसे प्यार करते थे तब मेरी तो सिसकियां भी नहीं निकलती थी। वो जल्दी ही फ्री होकर सो जाते थे और मेरी प्यास जो कि तू अधूरी की अधूरी ही रह जाती थी। मैं वहां से यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरे ससुर जी ऐसा क्या खाते हैं जो बुढ़ापे में भी उनकी मर्दाना ताकत इतनी जबरदस्त है कि सास की चीखें निकल जाती हैं। मैं ससुर जी के इस राज को मैं जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था अब की बार किसी तरह मैं रात को उनके कमरे में चली जाऊंगी और छुप कर सास ससुर के ये कारनामे देखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ही शामत आने वाली थी। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक अनजान शख्स मेरे कमरे में घुस जाता है और मुझे वो दबोच लेता है। उसने ये सब इतनी जल्दी से किया था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला था, और फिर वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। काफी देर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे बदहवास हालत में छोड़कर वो चला गया था। रात के अंधेरे में वो मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। कुछ पल बाद मुझे होश आया। मैंने खुद को संभाला और फौरन भागकर बाथरूम में चली आई और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। पता नहीं वो कौन आदमी था जिसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया था और जिसका चेहरा मैं देख भी नहीं पाई थी। वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था और काफी देर तक उसने मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बारे में मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। काफी देर अपने बदन को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही गुजर गए। आज फिर से मेरे शौहर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और रात को मैं अकेली थी। आज मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं ससुर जी का राज जानकर ही रहूंगी। और सास ससुर के कमरे में आने से पहले मैं उनके कमरे में चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरे सास ससुर कमरे में आए और फिर मेरी सास ससुर वो सब करने लग गए। काफी देर उनको मैं वो सब करते हुए देख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ससुर जी के सामने आ गई। तब मेरे ससुर ने कहा, बहू तुम यहाँ, अगर अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो। देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हारी सास बहुत जल्दी थक जाती है, तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी, तुम्हारे साथ ये सब करने में मुझे भी मजा आएगा। मैं ससुर जी को मना नहीं कर सकी और फिर मेरे ससुर जी ने मेरे साथ, मुझे ससुराल में आए हुए 4-5 दिन हो गए थे और मुझे अपने शौहर की रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वो क्या खाते पीते हैं। मेरे शौहर रोजाना रात को दूध पीना पसंद करते थे, पर मैं बहुत भुलक्कड़ थी, इसीलिए अक्सर छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाया करती थी। कुछ बातों को तो मैं सर पर सवार कर लिया करती थी और घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। 3-4 दिन से मेरे शौहर मुझे इस बात को याद करवा रहे थे कि रोजाना रात को मुझे दूध पीने की आदत है, इसीलिए तुम बिना कहे रोज रात को मेरे लिए दूध का गिलास कमरे में ले आया करो। रोज रोज तुम्हें दूध के लिए मुझे याद दिलाना न पड़े। आज फिर मैं उनकी इस बात को भूल गई थी और जब वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से यही बात पूछी थी कि दूध का गिलास कहाँ है। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठकर जब किचन में आई तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो ये देखकर सहम गई, क्योंकि मेरे ससुर के कमरे से मेरी सास की मदहोश कर देने वाली सिसकियों की आवाजें आ रही थी।
मेरी सास बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। तभी मेरे ससुर की उससे भरी आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर बोल रहे थे कि इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, अब की बार दूसरे तरीके से करते हैं, देखना इस बार बहुत मजा आएगा। ये सब सुनकर मैं हका बका होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे जहन में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर तो देखने में हड्डी का ढांचा लगते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर ताकतवर थे कि इस उम्र में भी उन्होंने मेरी सास की चीखें निकाल दी थी। मैं भी ऐसा ही शोहर चाहती थी, मगर मेरा शोहर तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं इसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के कामकाज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल सिंपल लग रहा था। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो पूरी रात वो सब कर रही थी। आज दिन को जब मेरे ससुर घर में आए तो फौरन ही ससुर जी ने मेरी सास को कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी सास को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर मैं हका बका रह गई थी कि रात वाला मंजर फिर से। मेरी सास उसी बात की तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, अब बस भी करो और मुझ पर थोड़ा रहम करो, अब इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, अब ये सब कुछ मैं सह नहीं सकती हूँ। और मैं हैरानो परेशान सी वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इस कदर ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से वही सब आवाजें आ रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे और मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ना जाने ऐसी कौन सी चीज का वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी देर तक एक ही काम किए जा रहे थे और उन्हें थकने का एहसास तक भी नहीं हो रहा था। अब मैं दिली दिल में ये जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें ऐसा क्या देती थी कि वो इतनी देर तक थकते नहीं थे। मैं ये सब सोच ही रही थी। 15 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उनका चेहरा नॉर्मल था पर वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी। मगर मेरी सास ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए थे और हाफते हुए कह रही थी कि ये कमर का दर्द भी ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी सास मेरे ससुर जी को ऐसा क्या खिलाती थी जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। उन पर नजर रखने के बावजूद भी मैं इस चीज तक नहीं पहुंच सकी थी क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे शोहर अपने बाप से बहुत अलग थे, बहुत जल्दी थक जाते थे, सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक जागती रहती थी। हर बार मैं प्यासी की प्यासी ही रह जाती थी, इसलिए मैं अपने शोहर के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था कि एक वो भी तो थे जो इस बुढ़ापे में भी जिंदगी के भरपूर मजे ले रहे थे। मेरे शोहर आज की रात भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे मगर मेरे जज्बात बुरी तरह से मचल रहे थे। मेरी ख्वाहिशें अभी भी अधूरी थी। मैं अपने शोहर की तरफ से उदास होकर सोच रही थी कि काश मेरे शोहर भी मेरे ससुर की तरह ताकतवर मर्द होते तो आज मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे जहन में मेरी सास की आवाजें आने लगी तो मेरा रोम रोम खिल उठता जब वो ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी कर दो, अब छोड़ भी दो, मेरी बस हो गई है। और ये बात याद आते ही मेरे दिल के सागिर में जोर जोर से लहरें उठने लग जाती हैं। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं कि वो दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफान तक पहुंची हुई है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वो चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी होगी और मैं वो चीज़ देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे के बाहर आ गई। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। इसका मतलब था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाजें आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर से कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, जानते हो कि अब मुझ में इतना दम नहीं रहा है। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई।
میں نے کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کھڑکی کے آگے انہوں نے پردہ لگا رکھا تھا، اسی لیے صرف آوازیں باہر آ رہی تھی، باہر سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل مایوس ہو گیا تھا اور میں بجھے دل سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی تو میرے شوہر عجیب سے انداز میں بولے، یہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کا انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے ایک دم انہیں پلٹ کر دیکھا، میرے شوہر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے بولے کہ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں تو تم کچھ بھی کر لو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ ان کا انداز مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ میرے شوہر بولے، سچ سچ بتاؤ کہاں پر گئی تھی تم؟ میں اس سب سے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی اور کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب تھی، میرا دماغ پھٹ رہا تھا، اسی لیے میں باہر گراج میں چلی گئی تھی اور اس میں کیا برائی ہے؟ میں کانپتے لہجے میں بولی تو ایک پل کے لیے میرے شوہر چپ ہو گئے اور پھر تھوڑے نرم ہو کر بولے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ آدھی رات کو کمرے سے باہر نکل کر گراج میں جانے کی؟ اگر آگے سے طبیعت خراب ہو تو مجھے جگا دیا کرنا اور آئندہ سے اکیلی کبھی یوں رات کو کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے، یہ جانے بنا کہ میرے دل میں کیا طوفان مچل رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ کے لیے ترس رہی تھی، وہ قطعی سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ میں ابھی بھی پیاری ہوں، اس لیے یوں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ ہائے رام، میری پھوٹی قسمت! مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھ میں خود سے ان کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں تھی اور نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں اب دن رات ان کی یہی آوازیں سنتی رہتی تھی جو میرے اندر آگ پیدا کرتی تھی اور مجھے بھی کسی ایسے ہی مرد کی تلاش تھی جو میری چیخیں نکال کر رکھ دیں۔ اور میں سوچتی تھی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ میرے سسر آخر ایسا کیا کرتے تھے جس سے ساس کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور اب وہ گھر واپس 2 دن کے بعد ہی آئیں گے۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے دماغ میں ایک اچھا سا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس خیال پر عمل کروں۔ میں اس بارے میں جان سکتی ہوں کہ بند کمرے میں آخر ساس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ساس سسر شام کو کھانے کے بعد گارڈن میں ٹہل رہے تھے اور ساتھ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنا وقت ایک ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس عمر میں بھی ان دونوں میں اتنی محبت تھی اور چھوٹی موٹی سبھی باتیں وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ میری زندگی ان دونوں سے کافی الگ تھی۔ یہ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جانے کے باوجود بھی ابھی تک زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے تھے اور ہم دونوں تھے جو جلدی ہی فری ہو کر سو جاتے تھے۔ اس دن میں نے جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کیے اور پھر اپنی ساس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے میں تو ان دونوں کو دیکھ سکتی تھی مگر وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر رات کو وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، مجھے نیند آ رہی تھی مگر دونوں کو دیکھنے کی جستجو میں نے اپنی نیند کی قربانی دے دی تھی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار میرا انتظار ختم ہوا اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میرے سسر جی میری ساس کو زور زور سے، میرا نام کومل ہے، میرے خاندان میں میرے ماں باپ کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ میری ہر فرمائش اور ضد کو پورا کرتے تھے۔ میں بچپن سے ہی خودداری اور ضدی قسم کی لڑکی تھی۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتی تھی جب میری سونیا نام کی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے اس کی سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی کہ وہ اچھی شخصیت کی مالک تھی۔ جب میری سونیا نام کی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے اس کی سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی کہ وہ اچھی شخصیت کی مالک تھی اور جب وہ میرے حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھتی تھی۔ کالج میں طرح طرح کے لڑکے لڑکیاں تھیں اور ہمیں بہت سے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے جن میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو مجھ کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے بوائے فرینڈز تھے اور جب وہ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے وہ سب کرتی تھی، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی تھی، تو یہ دیکھ کر میرے جذبات بھی ابھرنے لگتے تھے اور میں بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں سوچتی تھی کہ دیکھنے میں تو وہ لڑکیاں بالکل معمولی شکل و صورت کی تھی مگر ان کے بوائے فرینڈ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، مجھ سے بھی کئی لڑکوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا مگر میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار دینے کے باوجود بھی مجھے ان سب معاملے
मामले में आज़ादी नहीं दी थी। उन्हें लड़कियों का लड़कों से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में ये बात आम थी, मगर इसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ये सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से मरता था। वो मेरे आगे पीछे फिरता रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता फिरता था, मगर मैं उसकी शक्ल तक देखती नहीं थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और जिस वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वो लड़का घर तक चला आया, तो ये बात मेरे माँ बाप को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वो मुझसे कहने लगा, कोमल, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक कस कर थप्पड़ मार दिया और मैं वहां से घर को आ गई। अब वो लड़का रोज मेरे घर के पास घूमता रहता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। एक दिन उसने बहुत जिद की कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया था। जब मैं वहां गई तो उसने फिर से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही, पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस पार्क में मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे इस हालत में देखा तो बौखला गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे और मुझे अपने घर ले आए। घर आकर पापा ने मुझे भी एक दो थप्पड़ मारे थे और मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी कर दी। और आज मैं सास के कमरे में राज जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से प्यार जिताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं, जबकि मेरे शोहर इस हद तक मुझे खुश नहीं कर पाते थे। इसीलिए मैं ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी और सांस की चीखें निकल जाती हैं। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने शोहर से वही चीज इस्तेमाल करवाऊं और फिर मेरे शोहर भी मेरी चीखें निकाल दें। मेरे ससुर किस चीज का इस्तेमाल करते थे यही देखने के लिए उस दिन मैं उनके कमरे में छुप गई थी और जो कुछ मैंने देखा था वो मुझे हैरान परेशान कर गया था। कितनी देर तक मैं बालकनी से उन दोनों को वो सब करते देख रही और फिर बेखुदी के आलम में मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिलकर वो सब करने लगी थी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नज़र से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं उनके कमरे में कैसे और क्यों मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे, जबकि वो आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। ना जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाई थी और वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं काफी देर तक अपने बदन को साफ करने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे शोहर परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद पर जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी कि आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है? मेरा शोहर कहने लगा, ना जाने इसे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो रात तक तो बिल्कुल ठीक था, आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरा शोहर पहली रात को जब गया था तब उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना। मुझे इन सब चीजों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वो वही आदमी था जो मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की याद ज्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सर ना में हिला दिया था और आंखें बंद करके अपना सर अपने शोहर के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। काफी दिन हो गए थे मुझे अपने माँ बाप से भी मिले हुए। मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती थी, अपनी सहेलियों की, अपने घर की, सब कुछ मुझे बहुत याद आता था। मुझे अपने शोहर की बाहों में इतना सुकून मिला जैसे मैं तमाम परेशानियों और बोझ से आजाद हो चुकी थी। अगले दिन भी मेरे शोहर घर पर नहीं थे और फिर से मेरा इरादा हुआ कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाजा हो गया था, तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि अगर आज रात तुम हमारे घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी सास को लेकर परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी, आपको आखिर किस बात पर एतराज है, जबकि ससुर जी और मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, तो आप मुझे ससुर जी के साथ वो काम करने से क्यों रोक रही हो? उसी दौरान मेरे ससुर जी भी वहां पर आ गए और जब हम दोनों को बात करते देखा तो वो हमारे पास आकर खड़े हो गए
اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تب میں نے انہیں دبے لفظوں میں کہا کہ ماں جی، مجھے رات کو آپ کے کمرے میں آنے سے منع کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر جی کو بہت غصہ آیا اور وہ سرخ لال آنکھوں کے ساتھ ساس کو دیکھتے ہوئے بولے کہ تمہیں بہو کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تم لوگوں کا مجھ پر، اور تم اسے منع کر رہی ہو۔ جو کام تم خود نہیں کر سکتی تم اسے تو کرنے دے سکتی ہو نا۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس کہنے لگی کہ اگر تم آج ہمارے کمرے میں آئی تو میں تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف بھڑکا دوں گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اگر وہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا دیں گی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے اور ان کا غصہ برداشت کرنا میرے لیے پھر ناممکن تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے شوہر ایک شکی مزاج کے انسان تھے۔ ان کے ذہن میں جب کوئی بات آ جاتی تھی تو اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب شروعات کے دنوں میں ایک بار کمرے سے باہر چلی گئی تھی تو وہ مجھے کس قدر غصے سے بولے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شک دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، اور اگر میری ساس نے بھی انہیں کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اپنی ماں کی ہی بات سنیں گے، انہیں ہی وہ سچا قرار دیں گے۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی ساس کی بات مانوں گی اور ان کے ساتھ مل کر رہوں گی، انہیں غصہ نہیں دلاؤں گی جس سے وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سوچ کر میں کھانا کھانے کے بعد جلدی ہی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں سسر کے کمرے میں جاؤں اور ان کے ساتھ وہ سب کروں۔ جیسا میں نے کل وہ سکون حاصل کیا تھا ویسا ہی سکون میں آج بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر پھر جب مجھے اپنی ساس کا رویہ یاد آیا تو میں ڈر گئی اور میں اپنے من کو مار کر جیسے ہی سونے لگی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے سسر کھڑے تھے۔ وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے کہ تم آج میرے کمرے میں آنے والی تھی نا، ابھی تک تم آئی کیوں نہیں؟ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ بس آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسر مجھے کچھ دیر خاموش بھری نظروں سے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں انکار کر رہی ہو۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ تم شاید اپنی ساس کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو، تم اپنی ساس کے ڈر کی وجہ سے منع کر رہی ہو نا۔ فکر مت کرو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، میں نے اسے سمجھا لیا ہے۔ اب تم جلدی سے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، سکون کی ایک لہر میرے وجود میں پھر سے اتر گئی تھی۔ تبھی میں پھر سے ان کے کمرے میں آ گئی اور وہ دونوں وہی کام کر رہے تھے جو کام میں بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ آج تو میری ساس کل سے بھی زیادہ جلدی تھک گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سانس ہانپنے لگ گئی تھی اور میرے سسر کو کہنے لگی کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تبھی میرے سسر کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دن بر دن تم بہت ہی کم وقت دینے لگی ہو اور جلد ہی تم تھک جاتی ہو۔ فوراً یہاں پر آؤ، اور اب اگر تم اپنی جگہ پر بیٹھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میری ساس ہم دونوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ کافی دیر تک ہم اسی کام میں بزی رہے۔ کچھ دیر بعد میری ساس پھر سے ایک طرف ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب میری بس ہو گئی ہے، اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہی وہ کام کرتے رہے اور پھر کافی دیر کے بعد جب میں تھک کر چور ہو گئی تو میرے سسر خود ہی مجھے کہنے لگے کہ اب تم بھی چلی جاؤ، تم بہت تھک گئی ہو۔ اور جیسے ہی میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹی تو نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی کہ آج تو مجھے کل سے زیادہ سکون حاصل ہوا ہے۔ آج میرے شوہر کو واپس آ جانا تھا۔ میں نے ان کی پسند کے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اچھا سا میک اپ کیا اور اچھا سا پرفیوم لگا کر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی ان کی کال آئی کہ وہ آج بھی واپس نہیں آ سکتے، آج بھی وہیں پر رہیں گے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ میں نے تو ان کے لیے کتنی ساری تیاریاں کی تھی، آج رات کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ تبھی اچانک سے کسی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے سسر کھڑے تھے۔ ان کی جب نظر میرے اوپر پڑی تو وہ عجیب انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بہو آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں شرما گئی۔ تبھی وہ کہنے لگے، بہو اب فوراً سے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ان کے کمرے میں آ گئی اور پھر سے ہم تینوں مل کر وہ سب کرنے لگے تھے۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں روز روز ہی سسر جی کے ساتھ یہ کام کروں۔ اگلے دن میرے شوہر بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنی بے تابیہ اپنی محبت کی کہانیاں سنانے لگے کہ وہ میرے بغیر کتنے بے چین تھے اور مجھے کتنا یاد کرتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں بھی بہت خوش ہو گئی۔ آخر انہیں میرا احساس ہو ہی گیا، انہیں بھی میری کمی محسوس ہوتی تھی۔
तभी मैंने उनके सीने पर अपना हाथ रख दिया और फिर सुकून की नींद सो गई। अब मैं रोज अपने शौहर के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम इसी काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शौहर सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं उनके पास बैठे हुए बोली कि मैं आपकी माँ जी के कमरे में थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए और बोले कि तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? वो शक की नजरों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे कुछ काम था इसीलिए गई थी। वो चुप हो गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे शौहर मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम माँ के पास? मैंने कुछ ना कहा और वहां से जाने लगी तो मेरे शौहर ने मुझे खींच कर बेड पर धकेल दिया और गुस्से से बोलने लगे। अपने शौहर को मैं इतने गुस्से में देखकर डर गई थी और डर के मारे मैं बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शौहर ने जाकर दरवाजा खोला। सामने ससुर जी थे। ससुर जी को मेरे शौहर से काम था, इसलिए ससुर जी मेरे शौहर को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शौहर के जाने के बाद मैंने ठंडी आह भरी। जब एक रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे शौहर सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और वो सब करते देखकर वो बहुत हैरान हुए। जब हमें रात के टाइम पर योगा करते देखा तो कहने लगे, ये आप लोग क्या कर रही हैं? तभी मेरी सास योगा को छोड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, काफी दिनों से तुम्हारे पापा हमसे योगा करवाते हैं। इनका कहना है कि सुबह के टाइम योगा करने से ज्यादा फायदा रात के टाइम योगा करने में होता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बदन सारी रात सोने की वजह से डीएक्टिव होता है और शाम को 8 बजे के बाद हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसीलिए रात के टाइम योगा करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं, ना जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे शौहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा और कहने लगे कि हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती है। ये बात उन्होंने खुशी के अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर उसके बाद मेरे शौहर भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों मिलकर रोज योगा करने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।